कुछ चीजें, खासकर पॉलीमर, थोड़ी अजीब होती हैं, है ना? मेरा मतलब है वे एक ही समय में ठोस की तरह ऊर्जा सहेज भी सकती हैं और तरल की तरह उसे बिखेर भी सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसी दिलचस्प गुण को विस्को इलास्टिसिटी कहते हैं। सही कहा। आज हम इसी दोहरे व्यवहार को समझने वाली एक तकनीक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, डायनेमिक मैकेनिकल एनालिसिस यानी डीएमए। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डीएमए क्या है, ये कैसे काम करता है और पॉलीमर के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। तो शुरू करें। बिल्कुल। डीएमए असल में ये मापता है कि जब किसी सामग्री पर एक छोटा सा पीरियोडिक फोर्स लगता है। हाँ, तो तापमान, समय या उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी बदलने पर उसकी विस्कोइलास्टिक प्रतिक्रिया कैसे बदलती है। ये उन चीजों के लिए बहुत काम का है जो न पूरी तरह ठोस है न पूरी तरह तरल। अच्छा, तो मतलब ये हमें बताता है कि कोई चीज लगाए गए बल पर कैसे रिएक्ट करती है, कितनी ऊर्जा वो स्प्रिंग की तरह जमा करती है और कितनी गर्मी बनकर उड़ा देती है। हाँ हाँ, बिल्कुल, यही यही विस्कोइलास्टिसिटी का सार है। ठोस चीजें ऊर्जा जमा करती हैं, तरल पदार्थ उसे नष्ट करते हैं, डिसिपेट करते हैं। और पॉलीमर? पॉलीमर बीच में कहीं होते हैं। डीएमए इसी मिले जुले व्यवहार को फेज एंगल डेल्टा जैसी चीजों से मापता है। ये एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। अच्छा, इस व्यवहार को ठीक से समझने के लिए शायद हमें दो खास पैमानों पर ध्यान देना होगा। वो स्टोरेज मॉड्यूलस। हाँ, स्टोरेज मॉड्यूलस ई प्राइम, ई डैश, ये बताता है कि सामग्री कितनी ऊर्जा स्प्रिंग की तरह स्टोर करती है, एक तरह से उसकी कठोरता या स्टिफनेस। ठीक है, ई प्राइम। और दूसरा है लॉस मॉड्यूलस ई डबल प्राइम, ई डैश, ये बताता है कि कितनी ऊर्जा गर्मी बनकर जाया हो जाती है, उसका अंदरूनी घर्षण या डैम्पिंग। और एक टेन डेल्टा भी होता है, आपने कहा, वो क्या है? हाँ हाँ, टैन डेल्टा वो इन दोनों का अनुपात है, ई डबल प्राइम बटे ई प्राइम। ई डबल प्राइम और ई प्राइम। अच्छा, रेशियो। हाँ, रेशियो। ये हमें सीधे सीधे बताता है कि कोई चीज ऊर्जा जाया करने में ज्यादा माहिर है या जमा करने में। अगर टैन डेल्टा कम है तो चीज ज्यादा इलास्टिक है। ये विस्कोइलास्टिक व्यवहार का एक बहुत अहम मापक है। सही है? हाँ हाँ, समझ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएमए पॉलीमर के इस छिपी हुई प्रकृति को समझने के लिए हाँ, बेहतरीन है। बिल्कुल, एकदम सही। इससे हमें न सिर्फ ये मॉड्यूलस मान और टैन डेल्टा पता चलते हैं, बल्कि एक बहुत जरूरी चीज भी मिलती है, ग्लास ट्रांजिशन तापमान यानी टीजी। टीजी? हाँ, ये शब्द मैंने सुना है। और कुछ मामलों में ये टीजी जैसी चीजों को पकड़ने में डीएससी जैसी दूसरी तकनीकों से भी ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। अच्छा, डीएससी से भी ज्यादा? ये ग्लास ट्रांजिशन तापमान टीजी असल में है क्या? लगता है ये काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, टीजी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी पॉलीमर को गर्म करते हैं तो वो एक सख्त कांच जैसी अवस्था से नरम रबर जैसी अवस्था में बदलता है। इसी बदलाव को ग्लास ट्रांजिशन कहते हैं। डीएमए से लॉस मॉड्यूलस ई डैश डैश या फिर टैन डेल्टा के ग्राफ में जो पीक आता है उस तापमान से आसानी से पहचान लेता है। अच्छा, पीक से। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि तापमान और समय के साथ सामग्री भार के नीचे लोड के अंडर कैसे व्यवहार करेगी। दिलचस्प है। और ये टेस्ट करते कैसे हैं? क्या इसके अलग अलग तरीके हैं? हाँ, कई तरीके हैं। जैसे बहुत कठोर चीजों के लिए 3 पॉइंट बेंडिंग इस्तेमाल होती है। 3 पॉइंट बेंडिंग। हाँ, और पॉलीमर और थर्मोसेट के लिए अक्सर कैंटिलीवर बेंडिंग काम में लेते हैं। और अगर नमूना मान लीजिए बहुत पतला हो या बहुत नरम, जैसे कोई फिल्म या जेल? उसके लिए भी इंतजाम है। पतली फिल्मों के लिए टेंसाइल मोड है और जेल या पेस्ट जैसी नरम चीजों के लिए शियर या कंप्रेशन मोड इस्तेमाल करते हैं। चुनाव इस पर निर्भर करता है कि नमूना कैसा है और हमें क्या जानकारी चाहिए। समझ गई। अच्छा, वापस ग्लास ट्रांजिशन पर आते हैं। जब पॉलीमर इस अवस्था से गुजरता है तब आणविक स्तर पर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है? हाँ, अच्छा सवाल है। उस ट्रांजिशन रेंज में क्या होता है कि अणुओं की हरकत की रफ्तार, उनका मूवमेंट का टाइम स्केल, वो लगाए गए बाहरी बल की रफ्तार से मेल खाने लगता है। ओके। इससे अंदरूनी घर्षण, इंटरनल फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा होता है और लॉस मॉड्यूलस ई डबल प्राइम अपने पीक पर पहुंच जाता है। अच्छा, ई डबल प्राइम पीक पर? हाँ, और उसी समय स्टोरेज मॉड्यूलस ई प्राइम यानी कठोरता वो तेजी से गिरती है। हाँ, एक और रोचक बात यह है कि टैन डेल्टा का जो शिखर है वो ई डबल प्राइम के शिखर से थोड़े ज्यादा तापमान पर आता है। अरे वाह, मतलब एक ही टेस्ट से इतनी सारी परतें खुल जाती हैं। इसके व्यावहारिक उपयोग क्या हैं?
मतलब असल दुनिया में कहाँ काम आता है ये सब? अरे बहुत सारे हैं। जैसे रेजिन या गोंद कैसे सेट हो रहे हैं, मतलब उनकी क्योरिंग कैसी चल रही है ये देखने के लिए। प्लास्टिक में क्रॉस लिंकिंग कितनी हुई है ये जानने के लिए। अलग अलग तरह के पॉलीमर का विश्लेषण करने के लिए तो है ही। और भी कुछ? हाँ बिल्कुल। पॉलीमर की अंदरूनी बनावट, मतलब मॉर्फोलॉजी कैसी है, अलग अलग पॉलीमर आपस में कितने घुलते मिलते हैं, जैसे कंपैटिबिलिटी कहते हैं। अच्छा, कंपैटिबिलिटी। हाँ, सोल जेल प्रक्रिया का अध्ययन करने में, और यहाँ तक कि हेल्थ केयर या खाद्य उद्योग में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के विश्लेषण में भी डीएमए बहुत उपयोगी है। टीजी पता लगाने में इसकी जो संवेदनशीलता है वो एक बड़ा फायदा है। तो कुल मिला के अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। हाँ। जो हमें सामग्रियों, खासकर पॉलीमर के अंदर छुपे विस्को इलास्टिक व्यवहार को समझने में मदद करता है। मतलब कि वे बल लगने पर ऊर्जा कैसे जमा करते हैं और कैसे जाया करते हैं। बिल्कुल सही। और सबसे अहम बात शायद यह है कि डीएमए तापमान के साथ सामग्री के व्यवहार में होने वाले बदलावों को पकड़ने में, खासकर उस महत्वपूर्ण ग्लास ट्रांजिशन के आसपास, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ये मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में एक बेहद जरूरी औजार है। वाकई ये तो बहुत ही दिलचस्प है, सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने वाली है ना, जब हम जानते हैं कि डीएमए तापमान पर निर्भर गुणों को इतनी सटीकता से बता सकता है, हाँ, तो ये अलग अलग इस्तेमाल के लिए सही सामग्री चुनने और फिर उसके आधार पर डिजाइन बनाने के फैसलों को कैसे प्रभावित कर सकता है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां तापमान बहुत घटता बढ़ता है। तो